Hi everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your Sistreli series. So in this series currently आपकी psychology की book by Sistreli we are on chapter 8 of this book. तो chapter 8 का भी हमने काफ़ी parts already cover कर लिया है. 4 parts we have already covered and in the last part I gave you all a little homework, that is कि जो जीन पियाजे की वीडियो है और जो वाइगॉट्स्की की वीडियो है, देयर थ्योरीज यू हैव टू कवर एंड आई एम रियली हैप्पी विद ऑल ऑफ यू हु हैव कवर्ड दैट, हु हैव वर्कड हार्ड. जिसने अभी तक कवर नहीं किया है, डोंट वरी, यू कैन कवर इट. ठीक है, यू जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, इससे पहले जो वीडियो बनी थी, एंड यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू डू. ऑलराइट, so today is part 5 of chapter 8, that is development across the lifespan, and we will be taking our chapter forward. आज के चैप्टर में सबसे पहला तो डिस्कशन हमें पुरानी वीडियो का करना है कि जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस है. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे is the psychosocial development that happens during the infancy and childhood stage. यानी कि अटैचमेंट कैसे फॉर्म होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी और लेव वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी फॉर कॉग्निशन ओनली, उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है. सो वन बेसिक डिफरेंस इज रिलेटेड टू हाउ द कॉग्निशन डेवलप्स. पियाजे ने बोला कि हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो इंडिविजुअली होती है, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस के हेल्प से. ओके, सो जीन पियाजे ने क्या बोला कि भाई इंडिपेंडेंट है और जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस से होते हैं. एंड जो हमारे लेव वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी है, as the name suggests, so he emphasized a lot on the social environment, the culture of the individual. इन दो चीज़ों पे emphasis डाला और इन्होंने बोला कि जो social environment है जिसमें एक individual रह रहा है, जो culture से वो belong करता है, उनका बहुत ज़्यादा impact होगा on what, उसका impact होगा on द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उस इंडिविजुअल की थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉग्निशन. वेयर जीन पियाजे सेड दैट वी ऑल आर इंडिपेंडेंट बीइंग्स. हमारे जो वर्ल्ड में इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निशन को, नॉट द सोसाइटी और द कल्चर. ओके, सो दैट इज वन मेजर बेसिक डिफरेंस बिटवीन देयर थ्योरीज. एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियोज देखी होंगी तो ये थ्योरीज भी क्लियर हो गई होंगी. Now let's get started with psychosocial development. ठीक है, because in our infancy and childhood developmental stage, that is actually the longest of all, उसमें हमें psychosocial development भी देखना है. अब psychosocial development में क्या चीज़ें कवर होती हैं, इसमें कवर होगा temperament और इसमें कवर होगा attachment, because these are things related to the psychosocial development, that how does the temperament of an individual form, how does the attachment styles influence their personality and their behavior. So before moving ahead to the theories and to the actual temperament and attachment bits, let us get to know what is temperament and attachment, right? So temperament is the behavioral and emotional characteristics that are established right at birth. सो ये जो एक इंडिविजुअल का टेम्परामेंट होता है वो उसके बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स इफ इन एनी गिवन सिचुएशन और सर्कमस्टांस, how is that person going to behave, how is that person going to react, or what kind of emotions are they going to present, that is their temperament. Okay, and this temperament is established right at birth itself, though there can be environmental changes that might influence it, but एक basic temperament जो है वो birth पे ही establish हो जाता है. Then there is another concept that is related to attachment. A lot of you must be familiar with this term attachment. Attachment क्या होता है भाई, emotional bond between an infant and the primary caregiver. So whoever the primary caregiver is, mostly it is the mother who is the primary caregiver for an infant. तो उस प्राइमरी केयर गिवर और इन्फेंट के बीच में कैसा इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं अटैचमेंट. टेम्परामेंट इज हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर रिएक्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस यू आर प्रेजेंटिंग. अटैचमेंट इज व्हाट इज द इमोशनल बॉन्ड दैट यू आर हैविंग.
Cool. So, having understood these two terms, now we'll talk one by one about the theories related to it. So, first we'll talk about the theory related to temperament. तो ये जो थ्योरी है ये दी थी चेस एंड थॉमस ने. यस, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. ठीक है, किसने दी है वो नाम याद रखना बहुत जरूरी है. सो चेस एंड थॉमस ने क्या है 3 बेसिक टेम्परामेंटल स्टाइल्स दिए थे ऑफ इन्फेंट्स. तो जो इन्फेंट होते हैं उनके 3 बेसिक टेम्परामेंटल स्टाइल्स, दैट हाउ लाइकली आर दे टू बिहेव और react in an emotional manner. So the 3 temperamental styles are easy temperamental style, slow to warm up temperamental style and difficult temperamental style. एक एक करके समझते हैं इसमें क्या आ रहा है. तो easy temperamental style वाले जो babies या infants होते हैं, they are regular in their schedules of waking and sleeping. यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम है रात को जिस वक्त उन्हें नींद आती है तो वो मोस्टली उसी वक्त सोते हैं. सो दे आर रेगुलर इन देयर स्केड्यूल्स. सुबह भी उठ रहे हैं, सो दे आर रेगुलर इन दैट. सो दे हैव एन इजी टेम्परामेंट. देयर बिहेवियर इज वेरी वेल रेगुलेटेड. इट्स नॉट कि एक दिन किसी दिन सोए नहीं, किसी और दिन किसी और वक्त सो गए. दैट्स नॉट द केस. दे आर रेगुलर इन देयर स्केड्यूल्स ऑफ स्लीपिंग, वेकिंग. किसी वक्त भूख लगी है तो दैट विल ऑल्सो बी मच रेगुलर ओनली. Then they are also adaptable to any changes that are happening. अगर कोई sudden change आया है या something has happened, then they would be adaptable to that kind of change. And in general they are happy babies. ठीक है, जिन्हें यूजुअली हम रेफर करते हैं ना दैट दे आर हैप्पी. अगर उनको कोई परेशानी भी हुई है तो उन्हें आराम से सूद किया जा सकता है. दे विल बी बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन वेरी क्विकली एंड इन जनरल दे आर जॉली इन नेचर. सो द infant with easy temperamental style would be happy in general, would be adaptable, and their schedules of waking, sleeping, eating, all of these schedules would also be more or less regular. अब ये नहीं बोल रहे कि 7 बजे सो रहे हैं तो अगले दिन भी एग्जैक्ट 7 बजे सोएंगे, बट समवेयर अराउंड द सेम फिगर. ओके. देन वी हैव स्लो टू वार्म अप टेम्परामेंटल स्टाइल. अब जिन इन्फेंट्स का स्लो टू वार्म अप टेम्परामेंटल स्टाइल होता है वो थोड़े कम ग्रम्पी होता है. मतलब इतने ग्रम्पी भी नहीं होते कि बस ऐसे ही बैठे रहे एंड क्वाइट बैठे रहे, but they are a little less grumpy, a little less quiet also. Then they are regular but less regular than easy ones. तो जो easy वाला टेम्परामेंटल स्टाइल है उनसे थोड़े कम रेगुलर है, लेकिन अभी जो हम डिफिकल्ट पढ़ेंगे उनसे थोड़े से ज्यादा रेगुलर है अपने स्केड्यूल्स में. बट दे आर नॉट वेरी रेगुलर, दे आर ओके ओके, जो हम बोलते हैं ना एवरेज काइंड ऑफ. So like that, and they are slow to adapt to changes. So they are slow to adapt. कोई भी change आया है तो वो इतना easily उस change में adapt नहीं हो पाएंगे. So easy would be everything regular, adaptable, happy go lucky. Slow to warm up is वो grumpy होंगे, वो quiet भी रहेंगे पर थोड़ा कम. Easy वालों से ज्यादा grumpy होंगे, difficult वालों से कम grumpy होंगे. Okay. Then they would be less regular in their schedules. They would be slow to adapt. Finally, we have the difficult temperamental style. So the infant with a difficult temperamental style would be irregular in their schedules. तो waking, sleeping, eating के जो schedules हैं वो काफ़ी irregular रहेंगे उनके. और कोई भी अगर चेंज होगा उनके सिचुएशन में, सो दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू दैट एंड दे वुड रिमेन अनहैप्पी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू दैट चेंज. दे आर वेरी कंसिडर टू बी वेरी लाउड, वेरी एक्टिव, एंड ऑल्सो इफ आई मे यूज दिस टर्म क्रैबी. ओके, कि थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ टाइप करना. Alright, so these are the 3 basic temperamental styles of infants that Chess and Thomas have talked about. अगर easy होगा तो क्या होगा आपको पता है, slow to warm up है and finally difficult है. Okay, so easy and difficult are considered as polar opposites of each other and an average in between them is slow to warm up. Cool. So that's about your temperamental styles. अब एक theory कर लेते हैं जो attachment से related है. That was another aspect of psychosocial development. So for attachment, there's this person Mary Ainsworth. Okay, so नाम याद रखना है once again. Mary Ainsworth conducted an experiment known as strange situation, and with the help of this experiment, she came up with 4 attachment styles. कि on an average एक इंडिविजुअल के जो है 4 अटैचमेंट स्टाइल्स हो सकते हैं एक बड़े होके भी, जो कि इन्फेंसी में ही फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट दैट अ पर्सन माइट हैव. नाउ यू माइट हैव सिक्योर अटैचमेंट और अवॉइडेंट और एम्बिवेलेंट
और disorganized and disoriented according to Mary Ainsworth. तो स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट था क्या, उसमें उन्होंने बेसिकली काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस करी थी कि एक रूम में जो इन्फेंट है और उनके जो प्राइमरी केयर गिवर है, मोस्टली द मदर ओनली. सो मदर और इन्फेंट को लेके आए एंड दे ऑब्जर्व्ड हाउ द इन्फेंट इज प्लेइंग, वेदर दे आर रीचिंग आउट टू देयर मदर और नॉट, or whether they are just playing and busy in their own world without noticing the mother. Then after a while they introduced a stranger into the room. किसी stranger को उस room में भेज दिया, stranger to the infant जिन्हें infant नहीं जानता. Okay, then they observed now how is the stranger, how is the infant going to react to the presence of stranger. क्या वो अपनी मम्मा के पास वापस चले जाएंगे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे खेलना, will they be disturbed, will they be unhappy, what will happen. Then the third situation that they had was that now in the room only the stranger and the infant would be there, the mother went out. Then they would see how the baby would react, how the infant would feel, will they begin to cry, what will happen. And finally the fourth situation was कि वो mother वापस आएंगी, and then it was seen that now how the baby is going to react, will they go to their mother, will they cry, what will happen. So this was the experiment where they were putting up different situations and trying to see what kind of reaction does the infant elicit. And on the basis of that, there were 4 attachment styles that Mary Ainsworth found out. So first one is the secure attachment style. I've purposely formed it in the form of a table so that it would be helpful for you guys. If you want to distinguish between these attachment styles, you would be able to do that. Cool. So secure attachment style में क्या होता है कि जो infant है वो हैप्पीली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. सो व्हेन दे आर पुट इन द रूम अलोंग विद देयर मदर, दे आर हैप्पीली ट्राइंग टू एक्सप्लोर where we have come, what all different toys are there. So they are happy only. Okay, and they also return to their mother in between. So while they are exploring, in between they would also come back to their mother, then go back to exploring. Then initially they are upset with the stranger coming in the room. When the mother is out and the stranger is there, so initially they are upset, बट ग्रेजुअली वो फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं. एंड जब मदर वापस आती है तो दे बिहेव इन अ लिटिल क्रैबी मैनर, पर उनको बहुत इजीली सूद भी किया जाता है. सो इफ यू कैन रिलेट, तो जो हमने टेम्परामेंटल स्टाइल अभी पढ़ा है, तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में इजी टेम्परामेंटल स्टाइल है ना, उनको सूद करना इजी है, इन जनरल हैप्पी है, मदर से भी इन बिटवीन वो मिल रहे हैं तो अटैचमेंट है, दैट मीन्स एक सिक्योर. ऑलराइट. एंड जब स्ट्रेंजर आ रहा है, सो दे आर अपसेट एज naturally anyone would be, any infant would be, isn't it? But then when mother is back, they are also easy to soothe. So these are certain characteristics of secure attachment style related to the experiment. Cool. Then we have avoidant attachment style, that's opposite to it. Avoidant attachment style में क्या होता है कि वो इन्फेंट एक्सप्लोर तो कर रहा होता है उसके रूम में, सराउंडिंग्स में क्या है, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर देयर मदर एट ऑल. तो जो उनके प्राइमरी केयर गिवर है उनको वो अवॉइड कर रहे हैं. दे आर नॉट जस्ट बॉदर्ड अबाउट वेदर द मदर इज देयर और नॉट. And when the stranger comes in, they do not look at the stranger also, so they are avoiding the stranger as well, and they are eliciting very little reactions. तो वो इतने ज़्यादा reactions भी नहीं दे रहे हैं. So all in all, what is this avoidant attachment style? It's as the name suggests, avoiding only, है ना. वो avoid ही कर रहे हैं, whether it is the primary caregiver or whether it is the stranger. Then finally, we also have another kind of attachment style, that is ambivalent attachment. एम्बीवेलेंट अटैचमेंट में क्या होता है, जो इन्फेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्लिंजी है और वो बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी नहीं है. नाउ इन सिक्योर एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, एटलीस्ट द इन्फेंट वाज एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग्स. बट एम्बीवेलेंट में क्या हो जाता है, वो इन्फेंट अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता एंड दे आर वेरी क्लिंजी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना, बस मम्मा से चिपक के खड़े रहते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ attachment over here. And they are upset with the stranger. As soon as the stranger comes, वो normal से थोड़ा ज़्यादा upset है. They demand to be picked up, but also at the same time they are pushing the mother away. तो ambivalence इसी को बोलते हैं ना कि आप अपने emotions को ही decide नहीं कर पा रहे हो. That on one hand you want that you clinch to your mother and your mother picks you up, but on the other hand you are also pushing your mother away. So you yourself are not sure of what you want. So that is ambivalent attachment style. And then we also have disorganized disoriented attachment style. Disorganized disoriented में क्या होता है
अगेन द इन्फेंट इज अनेबल टू डिसाइड देयर रिएक्शंस, कि क्या उन्हें अपसेट होना चाहिए, क्या उन्हें क्राई करना चाहिए, क्या उन्हें एंग्री होना चाहिए, क्या उन्हें हैप्पी होना चाहिए. एंड दे ऑल्सो हैव अ fearful look, so they are, you know, very very disoriented. They are not oriented to reality, they are not in reality and not able to decide what kind of a reaction should I give. So they constantly have a fearful look on their face, a fearful expression on their face. Okay, so these are the four attachment styles. I hope with the help of this table and the way I've presented it, it would be a little more easier for you guys in comparison to reading it out from the books. Okay, so secure, avoidant, ambivalent, disorganized, and disoriented. Out of these, the best one is secure, because over here the child is also, you know, sure of what kind of emotions they want to elicit, and also they are returning to their primary caregiver in between. Then finally, the last slide for today's video is this. These are three important terms that you should know from exam point of view and in general also if you are a psychology student, because ये तीन ऐसी terms हैं जिनमें काफी ज़्यादा confusion रहता है. So you have self esteem, self concept and self efficacy. तो सेल्फ एस्टीम क्या होता है? इट इज द पर्सन्स व्यू ऑफ देयर ओन वर्थ, यानी कि आप अपनी नजरों में कितने वर्थ हो आपकी. ठीक है, आपकी कितनी वर्थ है, हाउ वर्दी यू आर ऑफ यू नो समथिंग और सम प्रेज दैट समबडी इज गिविंग यू और एनीथिंग इन जनरल. तो आपकी कितनी वर्थ है, दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज पर्सन्स व्यू ऑफ देयर ओन वर्थ, जहां पे आप अपनी खुद की ही वर्थ को जज करते हो. Self concept is image that you have of yourself, so it is the image. Okay, self esteem is the worth, सेल्फ कंसेप्ट इज द इमेज. तो इस इमेज में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, आपका जेंडर भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी भी इंक्लूड हो जाती है. A lot of other things get included over here. So a lot of things contribute to the formation of self concept. So it is the image, कि आपकी नजरों में आपकी क्या image है. self esteem is आपकी नजरों में आपकी क्या worth है. And finally self efficacy is the belief in one's ability to do something. तो क्या आपको ये belief है that you would be able to do this particular task that has been handed over to you. So do you have that belief in you? So suppose I give you one little homework that see you have to do this and you have to critique this particular article and present it to me. Okay, so do you believe in your ability, कि क्या आपके पास वो ability है कि आप उस article को critique करके एक presentation prepare करके दे सको. So if you have that as a strong belief, your self efficacy would be high. If you do not believe in your own abilities to do something, your self efficacy would be low. And self efficacy is a term that has been given by whom? Albert Bandura. Okay, so this is how, you know, you have to keep on relating the previous material also with the current material, so that things you know, stay fresh in your mind. Cool. So self esteem क्या है? आपकी नजरों में आपकी worth. Self concept is आपकी नजरों में आपकी image. And self efficacy is how much belief do you have in your own ability to do something, to carry out a task. Alright then, that is it for today's video. आज की वीडियो में हमने आपका psychosocial development cover किया है. And in the next video, that would be part 6, we would be talking about one very interesting experiment in psychology related to comfort only. So make sure you watch that video, and in order to watch that video, do subscribe to the channel, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि वीडियोस अपलोड हो रही है. एंड यू ऑल्सो गेट योर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन टू कीप ऑन स्टडिंग. शेयर द चैनल एंड द वीडियोस with your psychology mates. Ask them to, you know, check out the channel and subscribe if they find it helpful. Till then, please have a very good day, study, take care, and bye bye. We'll meet tomorrow.